हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अ क्लास। सर इमरान अकाउंट की क्लास। हम एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट का सीरीज कर रहे हैं। इसमें हमने पहले दो पार्ट डिस्कस किया था। इसमें हमने बैलेंस शीट और पोजीशन स्टेटमेंट बताया था। ये इसको हमको वर्टिकल बैलेंस शीट बनानी थी। यहाँ देखो आई बटन आते रहेगा, आप वहाँ पे जाके चेक करेंगे। तो वर्टिकल बैलेंस शीट किस तरह बनानी वो मैंने बताई थी। आज जो हम करने वाले हैं पीएनएल अकाउंट, जो कि इनकम स्टेटमेंट है। तो आज हम सेकेंड पार्ट कर रहे हैं जिसमें हम डिस्कस करेंगे इनकम स्टेटमेंट, यानी आपका वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बारे में बात करेंगे। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नीड टू बी अरेंज इन वर्टिकल फॉर्मेट विच इज सुटेबल फॉर फर्दर एनालिसिस। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज वर्टिकल इनकम स्टेटमेंट। तो बैलेंस शीट, वर्टिकल बैलेंस शीट हमने ऑलरेडी बना दिया है। आज जो हम बात करेंगे वर्टिकल इनकम स्टेटमेंट, यानी पीएनएल भी बोलते हैं इसे। सो इट्स फॉर्मेट इज गिवन बिलो। तो इसको किस तरह पहले बनाए वर्टिकल, पहले उसके बारे में बात करते हैं। सो विदाउट डिले लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये रहा आपका वर्टिकल इनकम स्टेटमेंट। ठीक है, ये भी ऑलमोस्ट 1.5 पेज पे जाता है। लेफ्ट पेज से कंटिन्यू करते हुए आप राइट पेज में जाएंगे। हेडिंग, कंपनी का जो भी नाम रहेगा कंपनी का नाम लिखे। फिर वर्टिकल इनकम स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड, यहाँ पे जो साल दिया रहेगा वो साल लिखेंगे। पर्टिकुलर अमाउंट ये इनर कॉलम है और ये आपका आउटर कॉलम है। ठीक है, ये सेम फॉर्मेट जो हमने बैलेंस शीट में बनाई थी वर्टिकल बैलेंस शीट में। सो बच्चों, डेबिट क्रेडिट कुछ नहीं होता है, इनर कॉलम और आउटर कॉलम। ये पीएनएल बनाने से पहले आप जो हॉरिजॉन्टल पीएनएल बना दिए अभी तक, उसके बारे में पहले देख लेते हैं। सो आप ये जो हॉरिजॉन्टल अभी तक आपने बनाया है, इसको हम ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट बोलते हैं। तो ये इस तरह से आपने अभी तक फाइनल अकाउंट में आपने बनाया था, आपको याद होगा। डेबिट साइड में हम क्या लिखते हैं, ओपनिंग स्टॉक, परचेस, लेस परचेस, रिटर्न। फिर जो भी फैक्ट्री के एक्सपेंस होते हैं वो लिखते हैं, वेजेस है, कैरेज इनवर्ड है, रॉयल्टीज है, पावर एंड फ्यूल है। फिर हम क्रेडिट साइड में सेल्स, सेल्स रिटर्न और क्लोजिंग स्टॉक लिखते हैं। तो हम क्या करते हैं, क्रेडिट का टोटल को डेबिट के टोटल से माइनस करते हैं, तो हमारा आंसर आता है ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड डाउन। ये ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड डाउन हम क्या करते हैं, पीएनएल अकाउंट में ब्रॉट डाउन करते हैं। फिर हम पीएनएल अकाउंट में क्रेडिट साइड एंट्री लिखते हैं, डिस्काउंट रिसीव्ड वगैरह आया, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी वगैरह आया। और पीएनएल अकाउंट डेबिट साइड में हम सैलरी, रेंट, एडवर्टाइजमेंट, डिस्काउंट, इंटरेस्ट ऑन लोन, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी, टैक्स। फिर क्या करते हैं, हम क्रेडिट का टोटल को डेबिट के टोटल से माइनस करते हैं। इस तरह से आपका क्रेडिट और डेबिट को माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आता है नेट प्रॉफिट कैरी डाउन। तो ये जो ट्रेडिंग पीएनएल है, इसको आपको वर्टिकल इनकम स्टेटमेंट में कन्वर्ट कर। तो जिस तरह ट्रेडिंग पीएनएल हम स्टेप वाइज करते हैं, उसी तरह से हम वर्टिकल इनकम स्टेटमेंट भी स्टेप वाइज करेंगे। तो ऑलवेज स्टार्ट विद द क्रेडिट साइड। ये सेल्स से आपका सम शुरू होता है। तो सबसे पहले एंट्री आप सेल्स लिखेंगे, जो सेल्स का फॉर्मेट है उसी तरह से लिखे। रिटर्न वगैरह है तो माइनस करके लिखें। तो सेल्स माइनस रिटर्न, तो आउटर कॉलम में आ गया आपका नेट सेल्स। अगर बच्चों सेल्स रिटर्न नहीं दिया है तो आप डायरेक्टली बाहर लिखेंगे अमाउंट और डायरेक्टली आप उसे नेट सेल्स कहेंगे। तो ये हो गया आपका ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट। अब डायरेक्ट आते हैं डेबिट साइड में। डेबिट साइड में अगर आप बच्चे आप देखें तो ये सब गुड्स से रिलेटेड एंट्री है, यानी ये ओपनिंग स्टॉक भी गुड्स है, परचेज भी गुड्स है, वेजेस यानी गुड्स को हाँ, गुड्स को कन्वर्ट करना है आपको फिनिश प्रोडक्ट में। तो आपको लेबर को हायर करना पड़ेगा, तो लेबर को हम वेजेस दे रहे हैं, तो ऑब्वियसली ये भी गुड्स से रिलेटेड है। कैरेज इनवर्ड यानी हम रॉ मटेरियल परचेज करते हैं, तो अगेन ये भी गुड्स से रिलेटेड है। तो आप देखेंगे ये सारे के सारे ये आपका कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड बोलते हैं हम इसको। क्या बोलते हैं हम बच्चों, इसको कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। और ये कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड यानी डेबिट एंट्री हम क्या करते हैं, सेल से माइनस करते हैं। तो यहाँ आपको लिखना है लेस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, यानी ये ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट एंट्री है। और ये सारी एंट्री यहाँ लिख देनी है आपको। तो यहाँ लिखा है देखो ओपनिंग स्टॉक, उसके अंदर हम लोग परचेज ऑब्वियसली ऐड करते हैं। यहाँ पे देखो नेट परचेज लिखा है,
अगर सम में आपको परचेज रिटर्न दिया है तो आप माइनस करके ये जो बाहर फिगर आता है इसे नेट परचेज करते हैं, तो नेट परचेज आप डायरेक्ट यहाँ लिखें। फिर और भी जो भी एंट्री होगी, वेजेस होगा, कैरेज इनवेड होगा, रॉयल्टीज होगी, पावर एंड फ्यूल होगा, तो सारी एंट्री आप क्या करेंगे, ऐड करेंगे। यहाँ पे मैंने एग्जांपल में खाली 2 ही लिखा है। फिर बच्चों यहाँ पे देखें क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट में, तो वो चीज को यहाँ पे आपको लिखना है डेबिट साइड, मगर फिर क्या करना है, आपको माइनस करना है। तो सिंपल वे में याद रखें, क्लोजिंग स्टॉक को कॉस्ट ऑफ गुड सेल से आपको माइनस करना होता है। तो ये पूरा कैलकुलेशन करेंगे और बाहर टोटल लिखेंगे। इस टोटल को हम बोलेंगे नेट कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, यानी एग्जैक्ट डेबिट एंट्री अब मिल गई मुझे। तो हम क्या करते हैं, क्रेडिट और डेबिट को माइनस करते हैं ताकि आपको ग्रॉस प्रॉफिट मिले। तो ये क्रेडिट का टोटल है नेट सेल्स और ये डेबिट का टोटल है नेट कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। ये दोनों को माइनस करना है आपको, तो आंसर क्या आएगा बच्चों, ग्रॉस प्रॉफिट। तो यहाँ पे भी आंसर आएगा आपका ग्रॉस प्रॉफिट, जो यहाँ पे लिखा है सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। अब बच्चों ग्रॉस प्रॉफिट आने के बाद हम इसको ट्रांसफर करते हैं पीएनएल में, और पीएनएल में फिर जो ये इनकम है उसको हम क्या करेंगे, एक्चुअली ग्रॉस प्रॉफिट से क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो यहां लिखना है आपको ऐड ऑपरेटिंग इनकम, यानी ऑपरेटिंग का मतलब पहले समझा दो, जो बिजनेस से रिलेटेड है, आपका जो प्रोडक्शन आप कर रहे हो, गुड्स प्रिपेयर कर रहे हो, गुड्स बेच रहे हो, तो उससे जो रिलेटेड होता है उसे हम ऑपरेटिंग कहते हैं। दिस इज ऑपरेटिंग बिजनेस। तो यहाँ पे एग्जांपल है डिस्काउंट रिसीव्ड, और आ सकता है कमीशन रिसीव्ड, ठीक है। तो ये बिजनेस से रिलेटेड है, उससे ही लेना है। अब दूसरा यहाँ पे देखो क्रेडिट में लिखा है प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी। अब हमारा बिजनेस गुड्स को बना के बेचना, मशीनरी को बेचना नहीं है। तो मशीनरी कभी कभी क्या होती, 10 साल 15 साल हो जाता है, तो उसका इस्तेमाल होने के बाद अगर वो यूज में नहीं ही आए तो हम क्या करते हैं, उसको एक्सीडेंटली बेचना ही पड़ेगा उसको, क्योंकि पुरानी मशीन तो रखेंगे नहीं, हम बेच के नहीं लाएंगे। तो जो पुरानी मशीनरी बेचते हैं, गलती से उसमें प्रॉफिट हुआ तो इनकम में आया, बट ये आपका बिजनेस नहीं है। मशीनरी बेचना खरीदना आपका बिजनेस नहीं है, तो ये आपका बिजनेस यानी ऑपरेटिंग से कोई लेना देना नहीं है। इसलिए आपको ऑपरेटिंग इनकम में सिर्फ डिस्काउंट रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड, जो कि बिजनेस से रिलेटेड है। क्यों डिस्काउंट रिसीव्ड कब मिलेगा, जब आप गुड्स परचेज करोगे क्रेडिटर से, तो उसे हम बोलते हैं ना भाई थोड़ा भाव कम कर दो। तो ये क्रेडिटर से हमने गुड्स ही खरीदा है जो बिजनेस से रिलेटेड है, तो इसलिए ये ऑपरेटिंग इनकम आपका एक ही है, डिस्काउंट रिसीव्ड या तो कमीशन रिसीव्ड आएगा। तो वो हेडिंग आपको यहाँ लिखनी है। तो ये आपका क्रेडिट साइड खत्म हुआ। अब चलते हैं डेबिट साइड। तो डेबिट साइड को क्रेडिट साइड से क्या करते हैं हम लोग, माइनस करते हैं, मगर इस डेबिट साइड को हम बोलते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंस, ठीक है। और इसे लेस करना है, इसलिए हेडिंग दे दिया मैंने लेस। हाँ, ऑपरेटिंग एक्सपेंस में अभी बहुत सारी हेडिंग आएगी, तो उस हेडिंग के हिसाब से आपको बाइफिकेट करना है। तो पहला आप देखेंगे यहाँ पे 2 एग्जाम्पल लिया है मैंने, सैलरी और रेंट। अगर आप बच्चों ध्यान से देखें तो ये ऑफिशियल खर्चा है, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन बोलते हैं इसको, जो ऑफिस के अंदर खर्चा होता है। सैलरी, जो एम्प्लॉय हमारे ऑफिस के अंदर काम करता है, हमारा ऑफिस जहाँ सिचुएटेड है वहां पे हमको रेंट भरना होता है, तो इसे हम कहते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस, ठीक है। जो खर्चा ऑफिस से रिलेटेड है वो इस हेडिंग के अंडर आएगा। सैलरी, रेंट है, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी है, ऑडिट फीस है, तो ये एग्जाम्पल है आपके एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस के। और जितने भी एग्जाम्पल होंगे वो इस हेडिंग के अंडर आपको लिखना है। फिर आप देखेंगे यहाँ पे एग्जाम्पल लिया मैंने एडवर्टाइजमेंट और डिस्काउंट अलाउड का। तो एडवर्टाइजमेंट क्यों करना है, क्योंकि माल को बेचना है। डिस्काउंट अलाउड यानी कस्टमर को डिस्काउंट क्यों देना है, क्योंकि माल को बेचना है, गुड्स को सोल्ड करना है। तो इसे हेडिंग हम देते हैं सेलिंग एक्सपेंस। तो सेलिंग एक्सपेंस के हेडिंग में एडवर्टाइजमेंट आएगा, डिस्काउंट अलाउड आएगा, कमीशन पेड आएगा, एजेंट को हम जब कमीशन देते वो, ट्रैवलिंग एंड अलावेंस, ठीक है। तो हेडिंग आपको याद रखनी है कि ऑफिस का खर्चा क्या है, माल बेचने का खर्चा क्या है। फिर आप देखो यहाँ लिखा है मैंने इंटरेस्ट ऑन लोन, ये आपका फाइनेंस, पैसे से रिलेटेड है, तो इसे हम कहते हैं फाइनेंस एक्सपेंस। इसमें बेसिकली एक ही एंट्री आती है, इंटरेस्ट ऑन लोन वगैरह। तो हमने पीएनएल डेबिट में एंट्री ले ली। अब वापस से देखो यहाँ पे एक और एंट्री है लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी। जैसे मैंने बताया था प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी,
जो मशीनरी यूज में नहीं है तो हम क्या करते हैं, बेच देते हैं। तो बेचने पे कभी प्रॉफिट हो सकता है, कभी लॉस हो सकता है। तो ये बिजनेस का रिलेशन से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि हमारा जो मेन बिजनेस है गुड्स को बना के बेचना, मशीनरी को तो बेचना नहीं है। गलती से पुरानी होगी तो बेच देते हैं, तो प्रॉफिट भी हो सकता है और लॉस भी हो सकता है। तो इसका मतलब है ये ऑपरेटिंग यानी बिजनेस से रिलेटेड नहीं है। तो यहीं तक आपको एंट्री लेनी है ऑपरेटिंग एक्सपेंस की। तो ये 3 एंट्री याद रखें। एडमिनिस्ट्रेटिव, इसको ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव बोलते हैं। बी है सेलिंग एक्सपेंस, इसको सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस भी बोलते हैं। और सी है फाइनेंस एक्सपेंस, इसको फाइनेंस एक्सपेंस ही बोलते हैं। तो अब क्या करेंगे, ये डेबिट को हम टोटल करके बाहर लिखते हैं। तो इसको हम बोलेंगे टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंस, है ना, ए प्लस बी प्लस सी। तो इस तरह से हमारा पीएनएल क्रेडिट और पीएनएल डेबिट आ गया है। तो इसको क्या करना है, ग्रॉस प्रॉफिट से ऑपरेटिंग इनकम ऐड करना है और ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस करना है। तो जब आंसर माइनस प्लस कर लेंगे तो आपका आंसर आएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट में ऑपरेटिंग इनकम ऐड करना है और ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस करना है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ गया, यानी अब एक्चुअल जो बिजनेस का मेन जो गुड्स से रिलेटेड था वो एंट्री हमने अब कंप्लीट की। मगर बिजनेस में ये जो अब ये प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी है, ये तो भी तो बिजनेस का एक हिस्सा है। तो इसे हम नॉन ऑपरेटिंग कहेंगे। ठीक है बच्चों, हिस्सा तो है बिजनेस का, मगर जो मेन चीज होती है हमारी गुड्स के बारे में होती है, तो वहां तक हमें मेन एंट्री करनी होती है, वो हम बोलते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट। अब जो एक्सीडेंटली हो जाए नॉन ऑपरेटिंग, जैसे हम बात करते हैं प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी एग्जांपल दिया है, या लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी एग्जांपल दिया है, तो अभी हमें क्या करना है, ऐड नॉन ऑपरेटिंग इनकम। यहाँ पे एग्जांपल है ये प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी, और फिर लेस करना है नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। ठीक है, क्रेडिट वाला हमेशा याद रखें ऐड होता है, और डेबिट वाला हमेशा क्या होता है बच्चों, माइनस होता है। यहाँ पे भी देखें आप, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड यानी ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट है, तो हमने क्या किया, माइनस किया। फिर ऑपरेटिंग एक्सपेंस, ये भी डेबिट वाली एंट्री है, तो हमने माइनस किया। ठीक है बच्चों, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट में नॉन ऑपरेटिंग इनकम ऐड करेंगे, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस करेंगे, तो आपका आंसर आता है। देखो पेज खत्म हो जाए तो आप नेक्स्ट पेज पे जाएं। तो इस आंसर को हम बोलते हैं नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। यानी इस ऐसा प्रॉफिट, पूरा प्रॉफिट है जिसमें अभी तक मुनाफा आपने रख दिया, अब इस मुनाफे में आपने अभी तक टैक्स नहीं भरा है। तो अब हम क्या करेंगे, टैक्स भरेंगे। तो टैक्स भी आपको एक एंट्री दी जाएगी यहाँ पे। तो उस टैक्स को क्या करना होगा बच्चों, लॉजिक लगाओ, क्या करेंगे, लेस करेंगे। तो लेस टैक्स, क्योंकि वापिस से बोल रहा हूं डेबिट में आ रहा है, तो लेस टैक्स करेंगे। तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में टैक्स माइनस हो गया, तो आंसर क्या आएगा, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो यहां तक का आपका, तो यहां तक की एंट्री हमारी मुकम्मल हुई, आपके सिलेबस में यहीं तक का है। मगर बच्चों 2 एंट्री और बता रहा हूं, 2 लाइन और बता रहा हूं आपको, जो कि आपको डिग्री लेवल में भी काम आएगा। ठीक है, मैंने चैप्टर के स्टार्टिंग में बोला था वर्टिकल बैलेंस शीट और वर्टिकल इनकम स्टेटमेंट, ये डिग्री लेवल में जाएंगे आप, कॉलेज में जाएंगे तो वहां पे काफी काम आएगा। तो मैं चाह रहा हूं कि आपको उसका भी आइडिया दे दूं। तो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बाद आता है लेस एप्रोप्रिएशन, यानी जो पार्टनर्स, बिजनेस के जो पार्टनर्स हैं, बिजनेस, क्योंकि छोटे मोटे बिजनेस नहीं होते, जॉइंट स्टॉक कंपनी बेसिकली उसके लिए बनता है। तो उसमें जो ओनर होते हैं, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, ये ओनर होते हैं। तो ओनर को हम क्या देते हैं, डिविडेंड देते हैं। तो यानी पार्टनर से रिलेटेड है, तो अप्रोप्रिएशन में वो एंट्री आएगी जो पार्टनर से रिलेटेड है। जैसे डिविडेंड आ जाए आपका, तो डिविडेंड वगैरह आया तो आपको क्या करना है, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स से माइनस करना है। तो अब इक्विटी शेयर होल्डर को हमने डिविडेंड वगैरह दे दिया, तो अब जो पैसा बचेगा वो एक्चुअल है आपका रिटेन्ड अर्निंग, यानी ये पैसा हमने अब कमाया हुआ है। अब हमने पूरे एक्सपेंस निकाल दिए, पूरे इनकम कैलकुलेट करके लास्ट में जो फिगर आता है उसे हम बोलते हैं रिटेन्ड अर्निंग। और ये रिटेन अर्निंग आपको कैपिटल में जाके ऐड करना होता है। जैसे बैलेंस शीट में बताया था मैंने, रिजर्व एंड सरप्लस की हेडिंग है, उसमें जाके आप क्या करेंगे, इसको ऐड करेंगे। फिर से बोलता हूं, ये 2 एंट्री आपके सिलेबस 12th में नहीं है, तो इस पे ज्यादा ध्यान नहीं देना। आपका सम यहीं पे नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पे खत्म होता है। अब कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल मैंने आपके टेक्स्ट बुक से लिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 3 है ये आपका, पेज नंबर
349 पे। तो यहाँ पे वापस से देखो ट्रेडिंग अकाउंट दिया हुआ है और नीचे P&L अकाउंट दिया हुआ है। सम शुरू करने से पहले हम हमारा फॉर्मेट लिख लेंगे, ठीक है। ये फॉर्मेट हमेशा याद रखिए, आपका इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट है। शुरू हमेशा सेल्स से होगा, फिर लेस रिटर्न होगा तो माइनस करेंगे, फिर ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट होगा, ठीक है। यहाँ पे देख लेते हैं, पहला ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है। ओपनिंग स्टॉक कहाँ आएगा बच्चों? ओपनिंग स्टॉक यहाँ दिया हुआ है। किसकी हेडिंग है ये? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, यानी इसके नीचे लिखना है। तो यहाँ पे लिखते हैं कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, COGS शॉर्ट फॉर्म में हम इसे कहते हैं। फिर है परचेज, तो परचेज क्या करेंगे? यहाँ पे ऐड करेंगे, तो एनी ऑफ COGS ही लिखेंगे। फिर आपको वेजेस दिया हुआ है, वेजेस आ सकता है कैरेज इनवर्ड, रॉयल्टीज, पावर एंड फ्यूल, जो ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड आता है। तो यहाँ पे वेजेस दिया है, वेजेस भी जाएगा आपका COGS में। ग्रॉस प्रॉफिट हम निकालेंगे बैलेंसिंग फिगर, देखो यहाँ लिखा ग्रॉस प्रॉफिट आपका, तो ये आपका बैलेंसिंग फिगर है, तो ये हम निकालेंगे, इसको हम फिलहाल छोड़ देते हैं। फिर सेल्स दिया हुआ है, सेल्स तो अपना सेल्स ही है, मेन सेल्स, और इसमें रिटर्न वगैरह यहाँ पे दिया हुआ नहीं, तो ये 11 लाख आप डायरेक्टली कहाँ लिखेंगे? आउटर कॉलम में लिखेंगे। फिर है क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक को हमने क्या किया था? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड के टोटल में से माइनस किया था, तो यहाँ लिख लेते हैं लेस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। तो आपने ट्रेडिंग अकाउंट मुकम्मल की, अब P&L में आते हैं। P&L में पहले क्रेडिट साइड आप इनकम ढूंढे, तो यहाँ कोई एंट्री है ही नहीं, ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन है, तो कैरी डाउन ब्रॉट डाउन हमको यहाँ से लेना नहीं है, वो हम निकाल रहे हैं, तो इनको छोड़ देते हैं। यानी आपका P&L अकाउंट क्रेडिट साइड ऑपरेटिंग इनकम नहीं दिया है, तो ये लिखने की जरूरत नहीं है। अब चलते हैं P&L अकाउंट डेबिट में। डेबिट वाला मैंने क्या बोला था? इसे हम ऑपरेटिंग एक्सपेंस कहते हैं, और इसके अंदर 3 हेडिंग हमेशा याद रखें। यहाँ पे फिलहाल उन्होंने डायरेक्टली दिया हुआ है, ऑफिस बोले तो ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव है, तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस है। सेलिंग एक्सपेंस, सेलिंग एक्सपेंस ही रहा। फाइनेंस एक्सपेंस, फाइनेंस एक्सपेंस डायरेक्टली दिया हुआ है, कोई इशू नहीं है। फिर वापस है नेट प्रॉफिट, ये तो हम निकालेंगे, यहाँ पे दिया हुआ है ना नेट प्रॉफिट, तो ये हम निकालेंगे। अब बच्चों देखो, आपका सम में नॉन ऑपरेटिंग इनकम, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, टैक्स वगैरह कुछ भी नहीं दिया हुआ। इसका मतलब है आपका सम यहीं पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे आपका सम खत्म हो जाएगा, ठीक है। सोल्यूशन देख लेते हैं इसका। तो ये रहा सोल्यूशन पार्ट आपका, वर्टिकल इनकम स्टेटमेंट एज ऑन 31 मार्च 2019। फॉर्मेट इन्होंने बनाया ऑलरेडी। तो पहली एंट्री हमेशा मैंने क्या बोला था? सेल से शुरू होगी, तो सेल्स लिखा है 11 लाख, इसमें कोई माइनस वगैरह नहीं है, तो डायरेक्टली उन्होंने बाहर लिख दिया। फिर सेल्स के नीचे आपने लिखा था लेस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, तो यहाँ पे लिखा है देखो लेस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड की जितनी भी एंट्री हमने ऊपर लिखी हुई है सब कैलकुलेट करेंगे, डेबिट वाले प्लस करेंगे और क्रेडिट वाला माइनस करेंगे, यानी क्लोजिंग स्टॉक आपका इससे माइनस होगा। तो यहाँ पे लिखा है देखो उन्होंने ओपनिंग स्टॉक 3.5 लाख, परचेज 7 लाख, वेजेस 50,000, तीनों प्लस किया तो 11 लाख टोटल आया। इस 11 लाख से क्लोजिंग स्टॉक को आपको क्या करना है? माइनस करना है 2 लाख, तो आउटर कॉलम है 9 लाख। तो आपका कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का टोटल बाहर आया। तो सेल्स से कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड क्या होता है आपका? माइनस होता है। तो 11 लाख से 9 लाख माइनस किया तो आंसर आया 2 लाख। इस 2 लाख को हम क्या बोलते हैं? ग्रॉस प्रॉफिट। तो यहाँ लिखा है उन्होंने ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट के नीचे ऐड ऑपरेटिंग इनकम नहीं दिया हुआ था आपके सम में, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है। फिर लेस ऑपरेटिंग एक्सपेंस ये आएगा कंपलसरी, यानी P&L अकाउंट डेबिट। तो P&L अकाउंट डेबिट में हमने तीनों एंट्री लिखी थी, एडमिनिस्ट्रेटिव, सेलिंग और फाइनेंस, 1 लाख, 50 और 20। तो यहाँ पे लिखा है देखो ग्रॉस प्रॉफिट के नीचे लेस ऑपरेटिंग एक्सपेंस, एडमिनिस्ट्रेटिव, सेलिंग एंड फाइनेंस, तीनों को पहले टोटल करके बाहर लिखेंगे, तो टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंस आएगा आपका। तो इस ऑपरेटिंग एक्सपेंस को ग्रॉस प्रॉफिट से क्या करना है? आपको माइनस करना है। तो 2 लाख में से 1,70,000 माइनस कर दिए तो आपका आंसर आ गया नेट प्रॉफिट। तो इस तरह से आपका इनकम स्टेटमेंट खत्म हुआ। एंट्री देखो बहुत रेयर है, बहुत छोटी छोटी एंट्री उन्होंने मर्ज की है। मैंने आपको डिटेल बाइफिकेशन दिया हुआ यहाँ पे, आप डिटेल पढ़ के जाएं, एंट्री छोटी रहेगी तो आपके लिए और आसान रहेगा। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। ये एग्जांपल भी मैंने आपके टेक्स्ट बुक से लिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 4, जो कि आपको पेज नंबर 350 पे मिलेगा, 350 पे मिलेगा। फॉर्मेट दिया हुआ है एज यूजुअल, इसमें भी ज्यादा हेडिंग नहीं है, मगर हमेशा फॉर्मेट याद रखें, दिमाग में रखें। वापस से वही प्रोसीजर है, पहले टिक मार्क कर लेते हैं। ओपनिंग स्टॉक कहाँ आएगा बच्चों? COGS के अंडर, तो यहाँ COGS लिखते हैं। परचेज भी कहाँ आएगा बच्चों? COGS के हेडिंग में, तो यहाँ पे भी COGS। वेजेस भी COGS के हेडिंग है, तो यहाँ पे भी COGS। ग्रॉस प्रॉफिट हमें लेना नहीं है क्योंकि हम निकालेंगे।
सेल्स डायरेक्टली दिया हुआ, रिटर्न वगैरह नहीं है, तो सेल्स ही रहा। क्लोजिंग स्टॉक, प्लीज बच्चों याद रखें, कॉमन एंट्री क्लोजिंग स्टॉक सीओजीएस के टोटल से माइनस होता है, तो यहाँ लिखते हैं लेस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड डाउन निकालना नहीं, वो हम निकालेंगे कैलकुलेट करके। ब्रॉड डाउन छोड़ देते हैं। पीएनएल अकाउंट चेक करें, क्रेडिट साइड में कोई एंट्री तो नहीं है, होगी तो ऑपरेटिंग इनकम होगी या तो नॉन ऑपरेटिंग इनकम होगी। पीएनएल अकाउंट क्रेडिट ऐड होगा, पीएनएल अकाउंट डेबिट माइनस होगा। तो फिलहाल कुछ भी नहीं है ऑपरेटिंग इनकम, इसको नहीं लिखेंगे, डायरेक्टली ऑपरेटिंग एक्सपेंस में 3 हेडिंग हमेशा याद रखें, एडमिनिस्ट्रेटिव, सेलिंग और फाइनेंस। यहाँ पे भी इन्होंने डायरेक्टली दिया हुआ एडमिनिस्ट्रेटिव, सेलिंग और फाइनेंस। नेट प्रॉफिट यहाँ से नहीं लेना, हम निकालेंगे उसको। तो ये सम कंप्लीट हुआ, फॉर्मेट है, नीचे सोल्यूशन देख लें। इनकम स्टेटमेंट, वर्टिकल इनकम स्टेटमेंट, देखो घड़ी घड़ी लो चेंज कर दे, आप हमेशा कॉमन याद रखें, वर्टिकल इनकम स्टेटमेंट लिखना है आपको। तो सम हमेशा किससे शुरू होगा आपका, सेल्स से। सेल्स 12 लाख है, रिटर्न वगैरह दिया नहीं है, तो डायरेक्टली 12 लाख आउटर कॉलम में आएगा। फिर फॉर्मेट में हमारा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, फॉर्मेट के हिसाब से सम करें, तो सेल्स हो गया तो लेस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, तो यहाँ लिख लिया लेस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। उसके नीचे जितने भी हमारे सीओजीएस है उसको कैलकुलेट करेंगे। ओपनिंग स्टॉक, परचेस, वेजेस डेबिट वाला है, तो पहले डेबिट वालों को प्लस कर लें, तो आंसर आया 12 लाख। फिर उसको क्लोजिंग स्टॉक से 3 लाख माइनस करेंगे, तो 12 लाख में से 3 लाख क्या किया आपने यहाँ पे माइनस किया, तो आउटर कॉलम में 9 लाख। तो बच्चों 9 लाख क्या है आपका नेट कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। इसको सेल से क्या करना है, माइनस करना है, ताकि आपको मिल जाए ग्रॉस प्रॉफिट। तो 12 लाख में से 9 लाख माइनस हुआ, तो 3 लाख क्या है बच्चों, ग्रॉस प्रॉफिट। अब ग्रॉस प्रॉफिट के बाद आता है हमारा पीएनएल अकाउंट क्रेडिट, यहाँ कुछ भी दिया नहीं है तो ये नहीं लिखे, डायरेक्ट आता है पीएनएल अकाउंट डेबिट लेस ऑपरेटिंग एक्सपेंस। तो यहाँ पे लिखा है देखो ऑपरेटिंग एक्सपेंस, लेस साइन डाले आप, यहाँ पे इन्होंने लिखा नहीं है, आप डालना यहाँ पे लेस साइन। फिर ये 3 हेडिंग रहेगी, तीनों हेडिंग लिख लिया आपने, ऑफिस, सेलिंग और फाइनेंस, तीनों प्लस कर लेंगे आप लोग। तीनों प्लस करके बाहर लिखते हैं 2,55,000। 2,55,000 क्या है आपका टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंस, तो यहाँ लिखा है उन्होंने टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंस। टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंस को ग्रॉस प्रॉफिट से क्या करेंगे, माइनस करते हैं, तो आपका है ऑपरेटिंग प्रॉफिट। आगे कोई कैलकुलेशन नहीं है, इसलिए इन्होंने यहाँ पे नेट प्रॉफिट लिख के इसको छोड़ दिया। आगे कैलकुलेशन आता तो क्या आता बच्चों, ऐड नॉन ऑपरेटिंग इनकम लेस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, तो आंसर आता नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। फिर उससे टैक्स माइनस करेंगे, तो आंसर आएगा नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। सिलेबस में यहीं तक है आपका। एप्रोप्रिएशन, रिटेन अर्निंग मैंने आपको डिग्री लेवल के हिसाब से बता दी। जब डिग्री लेवल में जाएं तो आपको ये कंप्लीट वर्टिकल इनकम स्टेटमेंट मिल जाए। तो यहाँ पे आपका सम खत्म होता है, क्योंकि आगे कोई डिटेल नहीं है, तो आपका आंसर 45,000 आया। टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन में भी आंसर है 45,000, तो आपका आंसर यहाँ पे मैच हो रहा है, यानी आपका आंसर राइट है। अब बच्चों हमने वर्टिकल बैलेंस शीट भी बना दिया, वर्टिकल इनकम स्टेटमेंट भी बना दिया। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट का असल मकसद ये होता है कि आपको एग्जैक्ट फिगर बताएं कंपेयर करके, प्रीवियस ईयर से करंट ईयर में क्या फर्क हुआ, कितने एसेट बढ़े, कितनी लायबिलिटी बढ़ी, क्या नुकसान हुआ, क्या लॉस हुआ। तो कंपैरिजन यहाँ पे हमने वर्टिकल फॉर्मेट में कंपैरिजन नहीं बताया। तो इसका और डिटेल जानने के लिए आपको टूल्स फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस में आपको याद रखना है कंपैरेटिव, कॉमन साइज और कैश फ्लो। तो ये मेन टूल है जो आपकी फाइनेंशियल एनालिसिस को और डिटेल में बताते हैं। कंपैरेटिव है, कॉमन साइज है, कैश फ्लो। अब इनके बारे में डिटेल में जानना है तो आपको हमारा नेक्स्ट वीडियो देखना पड़ेगा। तो इसके बाद इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो हम बनाएंगे कंपैरेटिव, कॉमन और कैश फ्लो पे, जो ऑर्डर वाइज ही हम बनाएंगे, ताकि आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट एग्जैक्ट है क्या उसके बारे में पता चले। ठीक है बच्चों, होप सो कोई डाउट ना हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, गॉड ब्लेस यू।